हाल ही में घरों की कीमतों में आई तेजी ने टॉम और लिली नाम के एक युवा जोड़े को, जो जल्द ही शादी करने वाले थे, पूरी तरह से हताश कर दिया। लिली एक किंडरगार्टन टीचर है और उसका बॉयफ्रेंड टॉम उसी किंडरगार्टन का माली है। दोनों बहुत नेक दिल हैं और कई सालों से साथ हैं। शादी की बातें भी काफी पहले से चल रही थी। दुर्भाग्य से दोनों की कमाई बहुत कम है। कई सालों की जमा पूंजी से तो उपनगर में एक टॉयलेट भी नहीं खरीदा जा सकता। जब भी वे भविष्य के सपने देखते हैं तो सुंदर उम्मीदों पर हकीकत हमेशा काला रंग फेर देती है। उस दिन काम के बाद टॉम और लिली डरते डरते एक रियल एस्टेट एजेंसी में घुसे। वे उम्मीद कर रहे थे कि शादी के बाद रहने के लिए कोई सस्ता सा घर मिल जाए, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यह साधारण घर खरीदने की यात्रा इस युवा जोड़े को एक खतरनाक जाल में फंसा देगी। एजेंसी में एकमात्र पुरुष सेल्स मैनेजर था, मार्टिन। उसने चेहरे पर चिपकी हुई मुस्कान के साथ टॉम और लिली का स्वागत किया और बड़े जोश से उन्हें उपनगर में बने एक रिहायशी इलाके युआन भांग जिया युआन दूर का घर की सिफारिश की। कहा जाता था कि ये जगह शहर की भागदौड़ से बहुत दूर है, शांत वातावरण है, पड़ोसी अच्छे हैं, सारी सुविधाएं हैं और शहर आने जाने के लिए भी ट्रांसपोर्ट बहुत सुविधाजनक है। सबसे बड़ी बात, वहां घरों की कीमत अविश्वसनीय रूप से कम थी। मार्टिन की बातें सुनकर टॉम और लिली ने तुरंत घर देखने का फैसला कर लिया। फिर दोनों मार्टिन की कार के पीछे पीछे युआन भांग जिया युआन की ओर चल पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो जो नजारा सामने आया वो उनकी कल्पना से बिल्कुल अलग था। हर तरफ हरे रंग से रंगे 2 मंजिला घर एकदम एक जैसे साफ सुथरी पंक्तियों में लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सबको एक ही सांचे में ढाल दिया हो। ऊपर तैरती सफेद बादल भी एक जैसे आकार के थे, जैसे किसी मशीन से निकाले गए हों। पूरा इलाका एक सुंदर लेकिन बेजान टेरारियम जैसा लग रहा था। टॉम और लिली ने मार्टिन के साथ पूरे इलाके में 2 चक्कर लगाए, लेकिन एक भी जिंदा इंसान नजर नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि यहां अभी तक कोई रहता ही नहीं है। कुल मिलाकर इस दूर के घर नाम के इलाके से हर तरफ अजीबोगरीब और डरावना माहौल फैला हुआ था। फिर भी टॉम और लिली वापस नहीं लौटे। गरीबी कभी कभी इंसान को बहुत हिम्मत दे देती है। घर न मिलने और भूत से सामना होने में से कई लोग भूत से मिलना ही चुन लेते हैं। जब मार्टिन ने देखा कि दोनों अभी नहीं जा रहे हैं तो उसने उन्हें घर नंबर 9 दिखाने के लिए ले गया। बाहर से तो इलाका कितना भी अजीब लगे, लेकिन घर के अंदर का सजावट काफी शानदार था। बच्चों के कमरे में चटक नीला रंग, दीवारों पर प्यारे कार्टून स्टिकर्स, मास्टर बेडरूम में कपल के पजामे बेड के पास रखे हुए, किचन के फ्रिज में मालिक के लिए फल और शैंपेन तक तैयार रखा था, जैसे नए घर में आने की पार्टी का इंतजाम हो। पूरे घर का चक्कर लगाने के बाद मार्टिन ने बड़े उत्साह से टॉम और लिली को साथ में ड्रिंक करने के लिए बुलाया। ऐसा बोल रहा था जैसे उसे पूरा यकीन हो कि ये दोनों घर खरीद ही लेंगे। इससे दोनों को थोड़ा अजीब लगा। टॉम ने सीधे मना कर दिया कि मुझे अभी ड्राइव करना है, इसलिए नहीं पी सकता। मार्टिन की पहले से ही सख्त मुस्कान अब और भी पक्की हो गई। ये देखकर टॉम ने जल्दी से विषय बदल दिया और कहा कि पीछे का बैकयार्ड दिखा दो। मार्टिन थोड़ा सहज हुआ और दोनों को घर के पीछे के बड़े से बैकयार्ड में ले गया। बैकयार्ड देखकर टॉम बहुत खुश हो गया। आखिर वो किंडरगार्टन का माली है, उसे अपने घर के आंगन में फूल पौधे उगाने का बहुत शौक था। इसी सोच में वो मुड़ा कि मार्टिन से घर का कुल यूजेबल एरिया पूछ ले, लेकिन मार्टिन गायब था। लिली भी घर की बनावट देखने में इतनी खोई हुई थी कि उसे भी पता नहीं चला कि मार्टिन कब चला गया। दोनों को बहुत शक हुआ। वे तुरंत घर के अंदर वापस गए, चारों तरफ ढूंढा, लेकिन मार्टिन कहीं नहीं। यहां तक कि दरवाजे के बाहर खड़ी उसकी कार भी गायब थी, जैसे हवा में गायब हो गया हो। टॉम और लिली की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। वे जल्दी से घर नंबर 9 से भागे, अपनी कार में बैठे और उस डरावनी जगह से जितनी जल्दी हो सके निकलने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वे वापस उसी रास्ते से लौटने लगे, घंटों घूमते रहे और अचानक फिर से घर नंबर 9 के सामने ही पहुंच गए। टॉम को लगा कि लिली रास्ता भूल गई। दोनों ने जगहें बदल लीं। अब टॉम ड्राइव करने लगा, लेकिन उसने भी कई बार कोशिश की। हर बार चक्कर काटकर वापस घर नंबर 9 के सामने ही आ खड़ा हुआ। दोनों को लगा जैसे वे किसी अनंत भूल भुलैया में फंस गए हैं। रात हो गई, कार में पेट्रोल खत्म हो गया और आखिरी बूंद के साथ कार ठीक घर नंबर 9 के सामने ही रुक गई। अब कोई चारा नहीं था। दोनों ने फैसला किया कि रात घर नंबर 9 में ही गुजारेंगे और सुबह निकलने का कोई रास्ता ढूंढेंगे। अंदर जाकर दिन भर भूखे प्यासे रहे दोनों ने फ्रिज से फल और शैंपेन निकाला और खाने पीने लगे।
लेकिन हैरानी की बात, फलों और शैंपेन में कोई स्वाद नहीं था, निगलना भी मुश्किल हो रहा था। फिर भी किसी तरह पेट भर लिया और थकान व बेचैनी के कारण गहरी नींद में सो गए। अगली सुबह जल्दी उठे। टॉम ने घर में एक सीढ़ी देखी, उसे दीवार से लगाया और छत पर चढ़ गया ताकि ऊपर से देखकर कोई रास्ता ढूंढ सके। छत पर चढ़कर देखने पर सिर्फ घने घने एक जैसे हरे रंग के घर ही दिखे, इतने व्यवस्थित और फैले हुए कि दूर का घर नाम का ये इलाका अनंत लग रहा था। टॉम तुरंत हताश हो गया। क्या वे किसी 30 लाख वर्ग मीटर के चिकन फार्म में फंस गए हैं? खुशकिस्मती से लिली को एक तरकीब सूझी। दोनों एक ही दिशा में चलते रहें। एक मुर्गी भी अगर लगातार एक ही दिशा में चलती रहे तो इतने बड़े फार्म से जल्दी बाहर निकल सकती है। बिना सोचे दोनों उठे और उगते सूरज की तरफ चल पड़े। रास्ता छोटा करने के लिए हर घर की छोटी छोटी दीवारें फांदते हुए आगे बढ़े। कितनी देर चले पता नहीं चला। पैर भारी होते गए, जैसे सारा वजन नीचे की तरफ जम गया हो। फिर रात हो गई, लेकिन सामने अभी भी हरे घरों की अनंत कतारें फैली हुई थीं। ठीक जब दोनों थक कर गिरने वाले थे, दूर एक घर में रोशनी जलती दिखी। वो गर्म पीली रोशनी बाकी ठंडी ठंडी दुनिया में बिल्कुल अलग चमक रही थी। रेगिस्तान में 3 दिन प्यासे रहे इंसान की तरह दोनों उस रोशनी की तरफ भागे। ओपन बैकडोर से घर में घुसे तो अंदर कोई नहीं था। मेज पर बचे हुए फल और आधी खाली शैंपेन की बोतल पड़ी थी। बेशक वे फिर से घर नंबर 9 में पहुंच गए थे, जहां पिछली रात गुजारी थी। कैसे मुमकिन है? पूरे दिन एक ही दिशा में चले और वापस शुरुआती जगह पर। टॉम और लिली को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने घर को अंदर बाहर अच्छे से चेक किया। दरवाजे पर नंबर 9 ही लिखा था। सुबह जैसा था वैसा ही सब कुछ, बस एक फर्क। दरवाजे के सामने कंस्ट्रक्शन साइट पर एक कार्डबोर्ड बॉक्स रखा था, जिसमें खाना और रोजमर्रा की चीजें भरी हुई थीं, जैसे किसी ने खास उनके लिए सप्लाई भेजी हो। टॉम को लगा कि कोई जानबूझकर उन्हें जाल में फंसाया है, कोई गंदा विकृत प्रयोग करने के लिए। गुस्से में आकर उसने घर के अंदर जाकर पर्दे में लाइटर से आग लगा दी। पूरा घर नंबर 9 जलने लगा। फिर दोनों बाहर निकले। सड़क किनारे बैठकर आग देखते हुए टॉम ने अपनी सोच बताई। आग लगाने का दोहरा मकसद था, एक तो फंसाने वाले को सजा देना, दूसरा धुआं देखकर कोई रेस्क्यू आए। लेकिन अफसोस घर राख हो गया, फिर भी कोई मदद नहीं आई। थककर दोनों वहीं सो गए। अगली सुबह उठे तो चारों तरफ कोहरा छाया था। थोड़ी दूर एक और कार्डबोर्ड बॉक्स दिखा। लिली ने उत्सुकता से बॉक्स खोला तो अंदर एक नवजात बेबी बॉय था। बच्चा आंखें खोलकर चुपचाप लेटा था, न रोया न शोर मचाया। बॉक्स पर लिखा था, इस बच्चे को पालो तो तुम्हें आजादी मिल जाएगी। दोनों सदमे में थे। कोहरा छटा तो देखा कि रात को जलकर राख हुआ घर नंबर 9 फिर से बिल्कुल वैसा का वैसा बन चुका था, जैसे आग सिर्फ उनका भ्रम थी। अब कोई रास्ता नहीं बचा। दोनों ने बच्चे को गोद में उठाया और घर नंबर 9 में ले आए। मजबूरन किसी और के बच्चे को पालने वाले नए जोड़े बन गए। 98 दिन जैसे पलक झपकते बीत गए। हर दिन कोई चुपके से खाना और जरूरी सामान का बॉक्स छोड़ जाता और कचरा उठा ले जाता। टॉम लिली कितना भी छिपकर देखते, वो शख्स कभी नजर नहीं आया। जैसे भूत हो, हमेशा तब काम करता जब वे नहीं देख रहे होते। सबसे अविश्वसनीय बात, सिर्फ 98 दिनों में वो नवजात बच्चा 5-6 साल का लड़का बन गया। हर दिन बाल पीछे करके, साफ सफेद शर्ट और प्रेस वाली पैंट पहनकर बिल्कुल सख्त बड़े आदमी जैसा तैयार होता। उसकी हरकतें भी अजीब थीं। वो टॉम लिली के पीछे पीछे छाया की तरह चलता, चुपचाप सब देखता और नकल करता। शाम को लिविंग रूम के सोफे पर अकेला बैठकर टीवी देखता। टीवी पर अजीब सिंबल्स चलते, साथ में कर्कश आवाजें। टॉम लिली कुछ समझ नहीं पाते। उसकी आवाज और लहजा पूरी तरह बड़े आदमी जैसा, बिल्कुल बच्चे वाली मासूमियत नहीं। खाना चाहिए या कुछ और तो रोता धोता नहीं, बस पागलपन वाली चीखें मारता। हर बार जब टॉम और लिली उस चीख को सुनते, उन्हें लगता जैसे उनके कान फटने वाले हैं। ये भयानक रोजमर्रा की जिंदगी उनकी नसों को लगातार सताती रहती। एक सुबह बच्चे ने फिर से किसी छोटी मोटी बात पर चीख मारी। टॉम अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने बच्चे को घर से घसीटकर बाहर निकाला और कार में बंद कर दिया। उसकी उम्मीद थी कि बच्चे को तकलीफ देकर वो मास्टरमाइंड को बाहर आने पर मजबूर कर देगा। लेकिन नेक दिल लिली को 5-6 साल के बच्चे को इतनी देर कार में बंद देखकर बर्दाश्त नहीं हुआ। टॉम के मना करने के बावजूद उसने बच्चे को छोड़ दिया और दोनों में इस बात पर जोरदार झगड़ा हो गया। झगड़े के बाद टॉम गुस्से में सामने वाले आंगन की कुर्सी पर बैठकर सिगरेट पीने लगा।
बच्चा पास खड़ा था और टॉम को चुनौती भरी नजरों से घूर रहा था। टॉम का गुस्सा भड़क उठा। उसने जानबूझकर सिगरेट का ठूंठ बच्चे की तरफ फेंका। ठूंठ बच्चे के कपड़ों से टकराकर उछला और पास की घास पर गिरकर छोटा सा हिस्सा जला दिया। तभी टॉम को एहसास हुआ कि बाहर की घास नकली है। वो बहुत ही असली लग रही थी, लेकिन पता नहीं किस सामान से बनी थी। जले हुए हिस्से में नीचे की मिट्टी दिख गई। टॉम के दिमाग में अचानक एक आइडिया आया। उसने जल्दी से कार के ट्रंक से फावड़ा निकाला और आंगन में पागलों की तरह कुदाई शुरू कर दी, कोई सुरंग बनाकर भागने की कोशिश में। अगले कई महीनों तक टॉम इसी जुनून में डूबा रहा। दिन भर लगातार खोदता, रात को गड्ढे में ही सो जाता। घर नंबर 9 में अकेली लिली को बच्चे की सारी जिम्मेदारी उठानी पड़ रही थी। समय बीतने के साथ वो बच्चे से सचमुच लगाव महसूस करने लगी, जिसके साथ वो हर दिन गुजारती थी। दोनों में कभी कभी माँ बेटी जैसी नज़दीकी दिखने लगी। जब लिली इस एक रस जिंदगी की आदी हो रही थी, तभी एक दिन बच्चा अचानक गायब हो गया। लिली ने पूरे इलाके में बहुत देर तक ढूंढा, लेकिन कहीं नहीं मिला। सूरज ढलने तक थककर जब वो घर नंबर 9 लौटी, तो बच्चा लिविंग रूम के सोफे पर बैठा था, हाथ में एक किताब लिए हुए। किताब के पन्नों पर अजीब सिंबल्स छपे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले टीवी स्क्रीन पर दिखे थे। ये देखकर लिली को बहुत बेचैनी हुई। उसने जल्दी से पूछा कि किताब कहाँ से आई। बच्चा चुप रहा, उसकी आंखों में सतर्कता थी। लिली ने ज्यादा नहीं दबाव डाला। उसने फैसला किया कि पहले बच्चे को नॉर्मल तरीके से बात करने और व्यवहार करने वाला इंसान बनाना है। उसकी हौसला अफजाई और गाइडेंस से बच्चे का व्यवहार और बोलचाल धीरे धीरे टॉम और लिली जैसी होने लगी। लिली इससे बहुत खुश थी। एक दिन मन में आया तो उसने बच्चे को कहा कि जो चाहे करो, खुलकर अपनी बात कहो। थोड़ा सोचने के बाद बच्चे ने मुंह खोला और एक अजीब कूं कूं जैसी आवाज निकाली। इस अजीब चीख के साथ बच्चे की गर्दन पर 2 बड़े उभार निकल आए, जैसे पक्षियों के एयर सैक्स होते हैं। बच्चा अब बहुत डरावना लग रहा था। लिली स्तब्ध रह गई। बच्चे के लिए जो थोड़ा सा लगाव था, वो पल में गायब हो गया। सिर्फ अनंत कंफ्यूजन और डर रह गया। अगले दिनों में बच्चा और भी तेजी से बड़ा होकर एक पूरी तरह जवान आदमी बन गया। वो अब सुबह जल्दी निकलता और रात को देर से लौटता, बाहर किसी काम में व्यस्त। रात को लौटते वक्त उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन होता, लिली की तरफ देखता भी नहीं। लिली अब सामने वाले इस पूरी तरह अनजान और अजीब आदमी को देखकर दिन ब दिन ज्यादा डरने लगी, लेकिन वो बेबस थी। इधर टॉम, जो हर दिन गड्ढे में सुरंग खोद रहा था, लगातार कमजोर होता जा रहा था। उसकी हालत बिगड़ रही थी, अक्सर खांसी आने लगी। उस रात जब टॉम खोद रहा था, उसका फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया। जब उसने मिट्टी हटाई तो उसे डर से कांप उठने लगा। एक सील बंद फ्रूट बैग मिला, जिसमें एक अजीब लाश थी। टॉम डर के मारे कांपता हुआ फावड़ा छोड़कर गड्ढे से बाहर निकल आया। अनजान लाश देखते ही टॉम के लिए ये आखिरी तिनका साबित हुई। उसकी हालत अचानक और बिगड़ गई। वो बड़बड़ाने लगा और आखिरकार घर नंबर 9 के दरवाजे पर गिर पड़ा। लिली ने यह देखा तो जल्दी से बाहर निकली, उसे सहारा देकर अंदर ले आई और आराम कराने लगी। लेकिन अंदर वाला वो जवान आदमी, जो पहले बच्चा था, ने दरवाजा बंद कर लिया और उन्हें अंदर आने नहीं दिया। लिली ने बहुत गिड़गिड़ाई, लेकिन वो पत्थर की तरह बेपरवाह रहा। थोड़ी देर बाद टॉम की सांसें कमजोर होती गईं और आखिरकार वो लिली की गोद में ही दम तोड़ गया। दुख से भरकर लिली ने बॉयफ्रेंड की लाश को गोद में लिए घर नंबर 9 के दरवाजे पर पूरी रात रोती रही। अगली सुबह जल्दी सप्लाई बॉक्स में खाने पीने की चीजों के साथ एक फ्रूट बैग भी मिला। अंदर वाला आदमी शांति से दरवाजा खोला। लिली के रोकने की कोशिश को नजरअंदाज करके टॉम की लाश को फ्रूट बैग में ठूंस दिया। फिर जैसे कचरा फेंकते हैं, वैसे ही उसे टॉम ने खुद जो गड्ढा खोदा था उसमें फेंक दिया। इस पर लिली का दबा हुआ गुस्सा फूट पड़ा। उसने कार के ट्रंक से पिकैक्स यानी कुदाल जैसा हथियार निकाला और आदमी के ध्यान भटकने के मौके पर पीछे से जोर से उसके सिर पर मार दिया। पिकैक्स लगने पर आदमी ने एक चीरती हुई सी सीटी जैसी आवाज निकाली। लिली फिर मारने वाली थी तो जमीन पर पड़ा आदमी सड़क किनारे रेंग कर गया। फिर जमीन को जैसे कालीन की तरह उठाया और सरीसृप की तरह जमीन में घुस गया। लिली ने सोचा नहीं, उसी के पीछे जमीन में कूद गई। लेकिन वो अजीब आदमी को पकड़ नहीं पाई, बल्कि एक के बाद एक अजीबोगरीब घरों में गिरती चली गई। हर घर में एक जोड़ा और एक बहुत अजीब दिखने वाला छोटा लड़का रहता था। ज्यादातर जोड़े दुखी और परेशान लग रहे थे, जैसे लिली और टॉम की तरह इस इलाके में फंसे हुए।
लिली घरों के बीच बेबस भटकती रही और आखिरकार खुद के घर नंबर 9 में वापस पहुंच गई। इस वक्त वो पूरी तरह थक चुकी थी, इतनी कमजोर कि खड़ी भी मुश्किल से हो पा रही थी। तभी वो अजीब आदमी फिर से प्रकट हुआ। उसने ठंडे दिल से लिली को फ्रूट बैग में ठूंस दिया और टॉम के खोदे गड्ढे में फेंक दिया। फिर उसने लिली और टॉम की कार ली और शांति से दूर का घर नाम के इलाके से निकल गया। वो पहुंचा उसी रियल एस्टेट एजेंसी में जहां मार्टिन काम करता था। मार्टिन अब बूढ़ा और कमजोर हो चुका था, कुर्सी पर बैठा था। अजीब आदमी को देखते ही मार्टिन ने अपनी शर्ट से नेम टैग उतारा और उसे दे दिया। अजीब आदमी ने वो नेम टैग अपनी शर्ट पर लगा लिया, जैसे मार्टिन का नाम और पहचान विरासत में मिल गई हो। फिर उसने पास के कैबिनेट के ड्रॉअर से एक फ्रूट बैग निकाला और अभी सांस ले रहे मार्टिन को उसमें डाल दिया। बैग में डालते ही मार्टिन का शरीर तेजी से सिकुड़ गया, जैसे हवा निकल गई गुब्बारे की तरह। अजीब आदमी ने जैसे कपड़े मोड़ते हैं वैसे मार्टिन के शरीर को बैग समेत छोटा करके मोड़ा और ड्रॉअर में वापस रख दिया, जैसे कोई आम चीज संभाल रहा हो। सब करने के बाद वो अपनी कुर्सी पर बैठ गया, चुपचाप अगले घर खरीदने वाले का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद एक जोड़ा उम्मीद भरी मुस्कान के साथ एजेंसी में आया। अजीब आदमी तुरंत उठा, उनका स्वागत करने लगा। वही मुस्कान जो चक्कर आने पर भी नहीं हिलती। ये एपिसोड की कहानी 2019 की थ्रिलर / सस्पेंस फिल्म विवेरियम, यानी हिंदी में इको बॉक्स या इको बॉक्स कहा जाता है, से ली गई है। शुरू में तो निर्देशक टीएन चेंग या शायद नैरेटर को भी नहीं समझ आया कि फिल्म क्या कहना चाहती है, लेकिन फिल्म के डायरेक्टर लॉर्कन फिनिगन के एक इंटरव्यू से पता चला कि ये कहानी एक पक्षी कुकू यानी कुकू पक्षी की आदत से इंस्पायर्ड है। कुकू पक्षी प्रकृति में बहुत क्रूर होता है। वो अपना घोंसला नहीं बनाता, न अपने बच्चे पालता है। वो अपना अंडा दूसरे पक्षियों के घोंसले में डाल देता है ताकि वो दूसरे पक्षी उसके बच्चे को सेकें और पालें। जब कुकू का बच्चा निकलता है तो वो अपने पालक माता पिता के असली बच्चों और अंडों को घोंसले से बाहर धकेल देता है ताकि सारा खाना और प्यार सिर्फ उसे मिले। इस बैकग्राउंड को समझने के बाद विवेरियम की कहानी आसान हो जाती है। फिल्म में मार्टिन और वो बच्चा जो बाद में बड़ा होता है कुकू पक्षी जैसे हैं। उन्होंने इंसानों के लिए एक परफेक्ट कम्युनिटी बनाई ताकि इंसान जोड़े उनके बच्चे को पालें। जब उनका बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो पालक माता पिता को बिना सोचे छोड़ देते हैं। फिल्म असल जिंदगी को भी दिखाती है, जैसे घरों की बढ़ती कीमतों से आम कमाने वालों की मुश्किल, बच्चे जो माता पिता का शोषण करते हैं और कभी-कभी बदला भी लेते हैं। ये सब समाज में देखने को मिलता है। बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम आपसे अगले कहानी में मिलते हैं।